हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो आज की जो क्लास है बेसिकली पीवाईक्यूज़ के ऊपर होने वाली है और फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लांट्स जो है ये चैप्टर हमारा अभी चल रहा था और ये ऑलरेडी जो है वो फिनिश हो चुका है लास्ट लेक्चर में। और जैसा कि आपको पता है कि हर एक चैप्टर की फिनिश होने के बाद जो है उसकी नीट की पीवाईक्यूज़ जो है वो मैं लाती हूँ। तो आज की जो क्लास है वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट जो है इसकी नीट के पीवाईक्यूज़ के ऊपर है। तो आप मेरे साथ जो है क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्वेश्चन को जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और आपको मतलब आप जो भी पढ़े हैं उसको रिवाइज भी कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरे साथ आप भी सॉल्व करिए। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, दैट इज़ इन विच एक्सपेरिमेंट KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोक्ड कॉटन वाज यूज्ड। कौन से एक्सपेरिमेंट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोक्ड कॉटन जो है उसका यूज़ किया गया था। तो हमने जब मोल्स की हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि हाफ जो लीफ था उसको कवर कर दिया गया था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोक्ड कॉटन से, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका मेन काम था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले रहा था। अब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने से क्या होगा कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिखने को मिलेगा उस पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ पे जिसको कवर कर दिया गया है, लीफ की जिस पार्ट को। वहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, वहाँ पे शुगर की सिंथेसिस नहीं होगी, यानी कि ग्लूकोज फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोक्ड कॉटन जो है ये वहीं पे दे रखा है मोल्स की हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में। तो पहला है प्रिस्टली एक्सपेरिमेंट, दूसरा है मोल्स की हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, वैन नील एक्सपेरिमेंट या एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दैट इज मोल्स की हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। दूसरा जो क्वेश्चन है दैट इज इन विच ईयर ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड। अब जो ऑक्सीजन वाली बातें जो है वो हमने प्रिस्टली जी की एक्सपेरिमेंट जो थी बेल्जार एक्सपेरिमेंट, उसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो 1770 में किया था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो उनकी डिस्कवरी हुई थी वो ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि ऑक्सीजन जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ऑक्सीजन जो था वो बेसिकली मतलब फोटोसिंथेसिस जो है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है बेसिकली, ये उन्होंने बताया था। और उन्होंने जो ऑक्सीजन की डिस्कवरी थी वो बताया था 1774 में, लेकिन उसकी एक्सपेरिमेंट हुई थी 1770 में। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा ऑक्सीजन डिस्कवर्ड कब हुआ था, तो डिस्कवर्ड कब हुआ था ये 1774 में हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द बिल्जार एक्सपेरिमेंट। अभी अभी मैंने आपको बताया प्रिस्टली जी का एक्सपेरिमेंट जो था उसको ही बिल्जार एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसमें उन्होंने एसेंशियलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको बताया था, यानी कि ऑक्सीजन या फिर एयर जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बिल्जार एक्सपेरिमेंट। तो बिल्जार एक्सपेरिमेंट जो होगा इसमें हो जाएगा दैट इज द प्रिस्टली जी की एक्सपेरिमेंट। प्रिस्टली एक्सपेरिमेंट जो था यही बेल्जार एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इज यूज्ड इन जैन इंजनहोज एक्सपेरिमेंट। कौन जो है इसमें से जैन इंजनहोज एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे एसेंशियलिटी ऑफ सनलाइट जो है वो बताया गया था जैन इंजनहोज एक्सपेरिमेंट में, और जिसमें हाइड्रिला का यूज़ किया गया था। वो एयर बबल्स जो है वो रिलीज कर रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट प्रेजेंट था वहाँ पे, लाइट प्रेजेंट था वहाँ पे, हाइड्रिला जो है वहाँ से हमें ऑक्सीजन की बबल्स देखने को मिल रही थी। और जिस जगह पे जो है लाइट नहीं पड़ रही थी उस जगह पे क्या हो रहा था, वहाँ पे ऑक्सीजन बबल हमें नहीं देखने को मिला था। तो यही जैन इंजनहोज की एक्सपेरिमेंट थी जो कि बेसिकली इसमें हाइड्रिला का यूज़ किया गया था। तो माउस, बैक्टीरिया, KOH, हाइड्रिला ये सब हाँ यही होगा, हाइड्रिला होगा, ये तीनों नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, दैट इज ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन प्लांट वाज डिस्क्राइब्ड इन विच एक्सपेरिमेंट। कौन से एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया था कि ग्लूकोज जो होता है वो स्टोर्ड होता है एज अ स्टार्च। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा, दैट इज जूलियस वॉनशैक, बेल्जार एक्सपेरिमेंट, जैन इंजनहोज या वैन नील। तो हमने अभी दो चीज़ें आपको बता दी है, दैट इज़ द बेल्जार एक्सपेरिमेंट में जो है ये बेसिकली प्रिस्टली जी की एक्सपेरिमेंट थी, जिसमें एसेंशियलिटी ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन को बताया गया। जैन इंजनहोज का एक्सपेरिमेंट अभी अभी मैंने आपको बताया फोर्थ क्वेश्चन में, दैट इज इसमें सनलाइट की जो एसेंशियलिटी है वो बताई गई थी। जो वैन नील एक्सपेरिमेंट है वो हम आगे देखेंगे कि उसमें क्या बताया गया है। और जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर्ड होता है स्टार्च के फॉर्म में, वो बताया गया था जूलियस वॉन शैक जो है इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है,
उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ मैक्सिमम बैक्टीरिया अकर इन विच रीजन इन द एंजल मैन एक्सपेरिमेंट। जो एंजल मैन का एक्सपेरिमेंट था इसमें बेसिकली प्रिज्म का यूज़ किया गया था, और प्रिज्म के यूज़ से यहाँ पे जो मैक्सिमम बैक्टीरिया जो है वो स्टोर मतलब वो हमें देखने को मिल रहा था रेड और ब्लू रीजन में। तो यहाँ पे दोनों रीजन जो होगा मतलब मैक्सिमम सबसे लोएस्ट जो बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो रहा था वो ग्रीन रीजन में, और सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होगा वो ब्लू और रेड रीजन में होगा। तो ब्लू और रेड वाला ही हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों की दोनों में ही हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, दैट इज ऑक्सीजन इवॉल्व्ड बाय ग्रीन प्लांट्स कम फ्रॉम द वाटर नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सप्लेन्ड इन विच एक्सपेरिमेंट। तो टोटल 1, 2, 3 और 4, हाँ 3 एक्सपेरिमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जो 4th एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने वो हमारा है वैन नील का एक्सपेरिमेंट, जो कि हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट था। और उस एक्सपेरिमेंट में ही बताया गया था कि ऑक्सीजन जो आता है जब फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो वो आता है बेसिकली फ्रॉम द वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से जो है वो नहीं आ रहा था। तो इसीलिए उसमें सल्फर बैक्टीरिया वगैरह का यूज़ किया गया था, और ये वैनिल जी की एक्सपेरिमेंट से ही पता लगा था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, दैट इज PS1 इज लोकेटेड एट। PS1 हमें कहाँ देखने को मिला है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा दैट इज द स्ट्रोमा लैमेली, दूसरा है ग्रैनल मेम्ब्रेन, तीसरा है स्ट्रोमा, और जो 4th है वो है हमारा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स तो यहाँ पे होगा नहीं। स्ट्रोमा वाला पार्ट जो होता है वो भी यहाँ नहीं होगा, कि स्ट्रोमा वाले पार्ट जो है वहाँ पे हमें डार्क रिएक्शन देखने को मिला था, यानी कि कार्बन रिएक्शन देखने को मिला था, और PS1 जो है वो इन्वॉल्व है हमारा लाइट रिएक्शन में, तो यहाँ पे हो नहीं सकता है। जो ग्रैना की मेम्ब्रेन थी वहाँ पे PS2 देखने को मिला है, जो PS1 है वो बेसिकली हमें स्ट्रोमा लैमेली जो होता है वहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज PS1 इज इन्वॉल्व इन। PS1 जो है वो किस चीज़ में इन्वॉल्व है। तो PS1 जो है क्या वो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व है, या नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में, या दोनों में, या किसी में नहीं। तो PS1 जो होता है ये हमें देखने को मिलता है दोनों केस में, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन दोनों के ही केस में हमें देखने को मिलता है PS1। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकर इन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में कौन सा हमें देखने को मिलता है। तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो होता है वहाँ पे सिर्फ ATP की फॉर्मेशन होती है, और उसमें जो है सिर्फ PS1 इन्वॉल्व रहता है, यहाँ पे PS2 नहीं होगा। और अगर PS2 नहीं होगा तो यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा, और ये दोनों चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। और NADPH वगैरह भी यहाँ पे फॉर्म नहीं होता, सिर्फ ATP हमें देखने को मिलता है इन द केस ऑफ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली दोनों का दोनों हमें नहीं देखने को मिलता है, मतलब वाटर की स्प्लिटिंग नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन है सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकर्स इन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। इनमें से कोई नहीं देखने को मिलेगा, ये दोनों भी नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों नहीं होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ P700। जो P700 है यानी कि फोटो सिस्टम 1, उसकी जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो क्या है। क्या साइटोक्रोम B6 है, या प्लास्टोक्यूनॉन है, या फेरेडॉक्सिन है, या साइटोक्रोम F है। तो जब मैं आपको साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पढ़ा रही थी उसमें मैंने आपको बताया था जो इसका प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो बेसिकली फेरेडॉक्सिन होता है P700 का। तो फेरेडॉक्सिन वाला ही जो है FES प्रोटीन जो होता है वही इसका प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, जो कि हमारा NCERT में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज़ द डार्क रिएक्शन को हम कार्बन रिएक्शन भी कहते हैं। कार्बन रिएक्शन हमें कहाँ पे देखने को मिलता है। तो क्या ये थाइलाकॉइड की रीजन में देखने को मिलता है, नहीं, यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है PS1 PS2, और स्ट्रोमा वाले पार्ट में हाँ यहाँ पे डार्क रिएक्शन देखने को मिलेगा। ग्रैना वाले पार्ट में भी नहीं होता है, और क्लोरोफिल जो होता है वहाँ पे भी नहीं देखने को मिलता है। बेसिकली हमारा स्ट्रोमा वाला पार्ट जो होता है वहीं पे देखने को मिलता है हमें डार्क रिएक्शन या फिर कार्बन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट डज नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके पास कौन सा पिगमेंट नहीं होता है। तो कैरोटीन जो है ये हमें देखने को मिला था इसमें, जब हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी जब हमने क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट करा था उसमें जब सेपरेट करा गया था सारे पिगमेंट को, तो वहाँ पे हमें देखने को मिला था ये सब तरह के पिगमेंट, दैट इज़ द कैरोटीन भी देखने को मिला था। क्लोरोफिल तो होगा ही, और जेंथोफिल भी था। एंथोसाइनिन जो होता है इस तरह का पिगमेंट हमने नहीं देखा था इस क्लोरोप्लास्ट के केस में, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है दैट इज क्वेश्चन नंबर 14,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, कौन सा जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्लोरोफिल में। और ये वाला शायद मैंने आपको नहीं बताया था जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही थी, तो हम याद रखेंगे इसको कि क्लोरोफिल जो होता है इसके अंदर मैग्नीशियम मेटल जो होता है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि पिगमेंट जो होता है लीफ का वो कैसे सेपरेट होता है, इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है दैट इज द कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी या बोथ 1 and 3। क्या कॉलम क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी दोनों होगा? नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी ही बताया था, तो यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होता है यही इसका आंसर हो जाएगा कि पिगमेंट जो होता है लीफ को उसको हम सेपरेट करते हैं यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है दैट इज मैचिंग है, यहाँ पे मैच करना है हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो कॉलम 1 जो है इसमें दे रखा है ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल ए, फोटोसिस्टम 2 और कैरोटीनॉइड। ठीक है, तो ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, एक्सेसरी पिगमेंट होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था एक्सेसरी पिगमेंट। उसके बाद क्लोरोफिल ए जो होता है, क्लोरोफिल ए क्या होता है, रिएक्शन सेंटर होता है। किसी भी फोटो सिस्टम का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो क्लोरोफिल ए होता है बेसिकली, तो ये इसका ऑप्शन, इससे हम मिला देंगे इसको। फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो P680 होता है, इसकी मैक्सिमम जो पीक होती है वो होती है P680। और जो कैरोटीनॉइड होता है वो येलो ऑरेंज टाइप की पिगमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है दैट इज ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन के दौरान इन द फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड, कौन सा जो है वो बनता है जब लाइट रिएक्शन हमें देखने को मिलता है वहाँ पे। तो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 यानी कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों को ही अगर हम मिला लें तो वहाँ पे बेसिकली हमें ATP देखने को मिला था, और NADPH यहाँ पे दे नहीं रखा है तो ATP हमें देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन डोनर, क्योंकि यहाँ पे जो नॉन साइक्लिक वाला था उसमें हमें देखने को मिला था ये वाटर की स्प्लिटिंग, और वाटर की स्प्लिटिंग से हाइड्रोजन वगैरह ऑक्सीजन वगैरह हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है हमारा दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है। तो हमें क्या क्या मिला था, NADPH हमें नॉन साइक्लिक में मिला था, उसके बाद ATP हमें साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों में मिला था, ऑक्सीजन हमें देखने को मिला था नॉन साइक्लिक में। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो लाइट रिएक्शन के दौरान हमें देखने को मिली थी, लेकिन NADP जो होता है ये हमें यहाँ नहीं देखने को मिलेगा, ये रेस्पिरेशन में देखने को मिलता है। तो फोटोसिंथेसिस में यही चीज़ नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन, कहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखने को हमें मिला था। तो बेसिकली जो थाइलाक्वाइड की जो ल्यूमेन होती है वहाँ पे क्या हो रहा था, प्रोटॉन बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे फोटोलिसिस जो होती है वाटर की हो रही थी। फोटो सिस्टम 2 जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली जो ल्यूमेन होगी थाइलाक्वाइड की उसी के अंदर जो होगा वो प्रोटॉन जाके स्टोर होगा, और वहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से प्रोटॉन अंदर से फिर बाहर आएगा स्ट्रोमा वाले पार्ट में। तो ल्यूमेन जो होता है थाइलाक्वाइड की वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स जो होता है वो एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद है दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे है केमी ऑस्मोसिस जो होता है इसमें क्या चाहिए, क्या प्रोटॉन पंप चाहिए, मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, या डी ऑल ऑफ दी चाहिए। हाँ, ये सारी चीज़ें जो होती है प्रोटॉन ग्रेडियंट, क्योंकि प्रोटॉन की को ही क्या करना है, अंदर से बाहर लाना है। और उसके बाद प्रोटॉन पंप तो होता ही है, मेम्ब्रेन उसमें इन्वॉल्व होता ही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें सारी की सारी चीज़ें लगेंगी। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 21 है दैट इज पेप इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। पेप जो होता है ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कहाँ पे होता है, क्या C3 प्लांट में होता है, या C2 प्लांट में होता है, C4 प्लांट्स में होता है, या सारे में होता है। तो जो C4 प्लांट्स था हैच एंड स्लैग पाथवे, वहाँ पे हमें देखने को मिला था कि प्राइमरी जो CO2 एक्सेप्टर होता है वो पेप होता है, और पेप ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के से मिलके पेप एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, और जब वो CO2 से मिलता है तो वहाँ पे मिल के उससे क्या बना लेता है, यहाँ पे OA बना लेता है, OAA, जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो OA बनाता है, दैट इज C4 प्लांट्स के केस में हैच एंड स्लैग पाथवे जो है इसमें हमें देखने को मिलता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है दैट इज विच पाथवे इज कॉमन टू बोथ ऑल प्लांट्स, मतलब सारे तरह के जो ऑल प्लांट्स का मतलब यहाँ पे सिंथेटिक जितने भी प्लांट्स होते हैं उसके केस में कौन सा एक कॉमन तरह का पाथवे हमें देखने को मिलता है, क्या C3 प्लांट मतलब C3 पाथवे होता है, या C4 होता है, या दोनों होता है, या कोई नहीं होता है। तो C3 पाथवे या फिर जिसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, तो कैल्विन साइकिल या कैल्विन पाथवे जो होता है
ये जो होता है सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट जो होता है इसके केस में कॉमन होता है। जब हमने C4 प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि C4 साइकिल जब देखा था हैच एंड स्लैग पाथवे, तो वहाँ पे भी जो बंडल सिथ सेल था वहाँ पे हमें देखने को मिला था, दैट इज़ ये कैल्विन साइकिल हमें देखने को मिला था। वहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन, ये कार्बन रिमूव हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ पे हमें डी कार्बोक्सिलेशन देखने को मिला था। तो ये चीज़ कॉमन होती है दोनों के केस, मतलब सारे तरह के केस में, सारे तरह के प्लांट्स में। उसके बाद तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दैट इज़ C3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, दैट इज़ राइबोलोज बिसफॉस्फेट क्या है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट है क्या? तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है ये एक 5 कार्बन, RUBP क्या है, एक 5 कार्बन का कंपाउंड है। ये एक तरह का कीटोज शुगर है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर होता है, हाँ। और क्या ये सारे के सारे होगा? हाँ सही है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें सारे के सारे इन्वॉल्व होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, दैट इज़ व्हेन CO2 कंबाइन विथ पेप। जब CO2 कंबाइन होता है पेप के साथ, जो पहला प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट सिंथेसाइज होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे है, जब हमने अभी आपको बताया था इस वाले क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22 में, कि कौन सा पाथवे कॉमन होता है सारे प्लांट्स में, तब मैंने आपको C4 यानी कि हैच एंड स्लैग पाथवे बताया था। उसमें मैंने आपको बताया कि जब CO2 कंबाइन करता है पेप के साथ, ये पेप एक 3 कार्बन का कंपाउंड है और ये एक कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 कार्बन का ये, 3 कार्बन का ये। तो पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो एक 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, और जो 4 कार्बन का कंपाउंड बना था वो हमें मिला था, दैट इज़ OI यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, दैट इज़ हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन द कैल्विन साइकिल। जब कैल्विन साइकिल हमने देखा था उसमें डीकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजेनरेशन 3 तरह की प्रोसेस थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन वाला जो पार्ट था वहाँ पे हमें 2 ATP और 2 NADPH हमें देखने को मिला था, और 1 ATP जो है वो डीजेनरेशन वाले पार्ट में भी हमें देखने को मिला था। तो टोटल का टोटल 3 ATP वहाँ पे होगा और 2 NADPH जो होगा वो हमें देखने को मिला था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 3 ATP और 2 NADPH जो होगा इन्वॉल्व होगा इन द केस ऑफ कैल्विन साइकिल। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 26 है, दैट इज़ कैल्विन साइकिल जो होता है वो हमें देखने को कहाँ मिलता है? क्या साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है, या स्ट्रोमा वाले पार्ट में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या थाइलाकॉइड में? जो थाइलाकॉइड वाला पार्ट होगा यहाँ पे तो देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे लाइट रिएक्शन देखने को मिलता है। और कैल्विन साइकिल जो होता है यहाँ पे सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस होगा तो ये क्या होगा? एक तरह का डार्क रिएक्शन होगा, और डार्क रिएक्शन होगा तो डार्क रिएक्शन बेसिकली हमें स्ट्रोमा वाले पार्ट में देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इन C4 पाथवे जो था वहाँ पे CO2 फिक्सेशन जो होता है इन मीजोफिल सेल इज कैरीड आउट बाय द एंजाइम। जब CO2 की फिक्सेशन होती है तो हमने आपको बताया था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जब पेप के साथ मिलता है, पेप यानी कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, उसके साथ जब मिलता है तो यहाँ पे एक OA बनाता है, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है पेपकेज। उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए पेपकेज, या जिसको हम पेप कार्बोक्सिलेज भी कहते हैं, तो ये इन्वॉल्व होता है। तो रिबिस्को यहाँ नहीं होगा, पेपकेज, हाँ ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पेपकेज ही इन्वॉल्व होता है। तो ये टोटल 27 क्वेश्चन था, और आई होप कि आप मेरे साथ इसको सॉल्व किए होंगे। नहीं किए तो आप फिर से कर सकते हैं इसको, लेकिन आप खुद से सॉल्व करिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आपको अगर इसके भी नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, आप ले सकते हैं इस नोट्स को, और इसका लिंक दे रखा है ऑलरेडी चैनल पे। और ये वाला चैप्टर भी और इसका PYQs भी आज फिनिश हो चुका है, और अगली क्लास जो होगी वो रेस्पिरेशन इन प्लांट जो होगी उसके ऊपर होगी। तो आप तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।